नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सर्वोदय एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि हम जो है यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज़ करा रहे थे, उसी में ही हम आगे एक और स्टेप बढ़ते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी के, तो उसको भी हम जो है यहाँ पे प्रैक्टिस आप लोगों के लिए कराएंगे। जो पिछले साल ग्रुप डी का लास्ट मतलब जो भर्ती आई थी, उसमें ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था, उसी में जो भी पेपर हुए थे उन सबको हम एक एक पेपर करके रोज़ाना यहाँ पे डिस्कस कराएंगे। तो आइए ज़रा इसी के देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन जो भी लास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं वो एक एक करके आएंगे, मैथ, ठीक है। बाकी और सब्जेक्ट के आप और सब्जेक्ट के देखना, और यहाँ पे हम सिर्फ मैथ की ही प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। तो आप एक एक करके क्वेश्चनों को समझिएगा, देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पे, देखें ज़रा फटाफट से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यहाँ कह रहा है एक ड्राइवर एक कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है, तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। एक ड्राइवर अपनी कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की दर से चला रहा है, तो ये पूछ रहा है बताइए 3 घंटे और 20 मिनट में वो कुल कितनी दूरी तय कर लेगा। ऑप्शन है यहाँ पे 180 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 165 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर। ये चार आपके ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन हमें पता है किस में है, तो किलोमीटर में है। किलोमीटर में हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये सभी स्टूडेंट को मैंने टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में बताया होगा। तो चाल है यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड और समय है 3 घंटे 20 मिनट। तो 3 घंटे 20 मिनट को अगर हम 3 घंटे 20 मिनट को अगर हम या तो घंटे में लगाएं या फिर सबको सेकंड में लगाएं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा आंसर निकल के आता है। जैसे ये 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो आपको समय भी सेकंड में ही यूज़ करना पड़ेगा और इससे आपका दूरी का आंसर मीटर में आ जाएगा। फिर आप 1000 से भाग दे के उसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑप्शन जो है वो किस में है, किलोमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आसान जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा कि इसको जो है किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज कर ले, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लिया जाए। ये चाल जो मीटर प्रति सेकंड दे रखी है उसको। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन अक्सर इसका स्टूडेंट आंसर गलत देते हैं क्योंकि वो यूनिट को चेंज करना नहीं जानते हैं और यूनिट की वजह से उनका आंसर जो है वो गलत आ जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 में 18/5 से मल्टीप्लाई करने से ये जो स्पीड है हमारी वो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगी, और किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड चेंज हो जाएगी तो फिर यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो भी घंटे में ही लगेगा। और हमारा टाइम है 3 घंटे 20 मिनट, इसका मतलब है 3 सही 20/60। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने ये काट दिया 3 बार, तो ये हो गया 18 × 54 इंटू 3 × 9 और 1 10/3। 3 से ये कट जाएगा हमारा 18 बार, 18 × 180 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने और भी तरीके से किया होगा, लेकिन फॉर्मूला यही रखा होगा उन्होंने भी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और यहाँ पे बस क्या किया होगा, हो सकता है उन्होंने इनको सेकंड में चेंज कर लिया हो सकता है इन्होंने इनको मिनट में चेंज कर लिया हो, तो उसी के हिसाब से यहाँ चाल की भी यूनिट हमको लगानी पड़ेगी। तो कुल मिला के हमें ये समझना है कि जैसे हम चाल की यूनिट लगाएंगे या जैसे हम स्पीड की यूनिट लगाएंगे, स्पीड की यूनिट होती हैं या तो मीटर प्रति सेकंड होगी या किलोमीटर प्रति घंटे होगी या किलोमीटर प्रति मिनट होंगी। जैसे भी हम लगाते हैं स्पीड, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें टाइम की भी यूनिट लगानी पड़ते हैं। अगर हम स्पीड की यूनिट मीटर प्रति सेकंड लगा रहे हैं तो फिर टाइम हमको सेकंड में ही लगाना पड़ेगा, तभी आपका दूरी का आंसर मीटर में आएगा, ठीक है। ये बातें हम आपको सब चैप्टर में बता चुके हैं। यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए सिर्फ हम प्रैक्टिस की बात करेंगे ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने आ गया होगा, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन है, बोर्ड मास के नियम के ऊपर क्वेश्चन आया है। ये जो आपका पेपर है, ये पेपर मैं आपको बता दूं किस तारीख का है। ये 17/9/2018 का सुबह की शिफ्ट का पेपर है और आप लोगों को मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ इसमें मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं। 56 ÷ 1/3
और यहाँ पे ब्रैकेट है 15 + 12 - 9 + 6 - 5 + 7 और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। आपको पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बोर्ड मास के नियम के ऊपर सॉल्व होते हैं। देखिए ये चीज़ सबसे पहले जो सॉल्व होता है ब्रैकेट, वो ये होता है लाइन ब्रैकेट, इसको कहते हैं रेखा कोष्टक। ये एक कोष्टक ही होता है, ब्रैकेट ही होता है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब ये मत समझना आपके -5 है, ये एक ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट है तो 5 और 7 कितने हो जाएंगे, ये 12। तो जब बाहर आएंगे ये बाहर माइनस के, तो ये हो जाएंगे -12। ये कितने हो गए टोटल, -12। मैं एक ही लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल बालकों की तरह सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गए 9 और 6 15, और 9 6 15 में से 12 माइनस हो गई यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे तो 12 में से 3 माइनस हो गए, बचे 9, और 15 और 9 जो हो गए वो हो गए कितने, 24। तो यहाँ हो गए इतने 24। अब 24 में जब हम 3 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, और 8 से जब हम 56 में डिवाइड दे देंगे तो हो जाएगा हमारा 7। बताओ समझ पे आए। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो कोशिश करिए कि ज़्यादा लंबा हम नहीं बनाएं। अगर ज़्यादा लंबा करेंगे तो आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी, मतलब इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। सरल से क्वेश्चन हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अलजेब्रा का क्वेश्चन आया है इसके बाद, a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब अपॉन 3 × a - b, b - c और c - a। ये आपसे पूछा है, इसका मान क्या होगा। जो स्टूडेंट जानते हैं एक बार करके देखें, ज़रा ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। ऑप्शन है 1 2 4 0। देखिए यहाँ पे हम देखें, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, मैं यहाँ पे सबको सॉल्व दिखाता हूँ कि x³ + y³ + z³ - 3x/z बराबर x + y + z, और एक ब्रैकेट में x - x² + y² + z² - xy -yz zx। ये आपने एक फार्मूला सुना होगा, ठीक है। आपको ये फार्मूला सबको याद है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें थोड़ा सा तो आप समझने की कोशिश करना कि अगर क्वेश्चन में कभी भी दिया हो यदि x + y + z बराबर 0 है, तो फिर जब इतने की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर ये पूरी जो वैल्यू होगी इधर के इसके सामने की, वो हमारी क्या हो जाती है, 3x/z बराबर 0 हो जाता है, और x³ + y³ + z³ बराबर हो जाता है 3x/z। अगर हमारा समझने की कोशिश करना, अगर हम x + y + z बराबर 0 लगाते हैं तो x³ + y³ + z³ का मान 3x/z हो जाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं क्या x³ + y³ + z³ 0 है यहाँ पे। तो यहाँ देखा जाए तो x³ ये x मानो पूरा a - b को, ये b - c को y मानो, ये c - a को z मानो, तो x³ + y³ + z³ ये हो गया। अब देखना क्या इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। देखो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, माइनस प्लस के हैं इसलिए। इसका मतलब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि x बराबर, अगर हम माने, ये पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आप कोशिश करना कि थोड़ा शॉर्ट में ही करें क्वेश्चन को, मन में ही समझना, ठीक है। ऐसे अगर हम z बराबर यहाँ से निकालें तो c - a आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखें कि x + y + z बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x + y + z बराबर 0 होता है, तो x³ + y³ + z³ बराबर 3x/z होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 3 × x का मान a - b, y का मान
बी माइनस सी, और जेड का मान सी माइनस ए, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है देखो 3 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ पे सी माइनस ए। इससे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, और हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है आपको? समझ में नहीं आया हो तो अलजेब्रा को थोड़ा सा पढ़िए, तो जिन लोगों को अलजेब्रा आता है वो लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जिनको आता है ना उनको इतना टाइम नहीं लगेगा, वो बस सीधा समझेंगे सामने का, ये तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू 3xyz हो जाएगी, और 3xyz हो जाएगी, इसका मतलब नीचे से ऊपर कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो मन मन में आंसर देंगे वो, है ना, वो बिल्कुल भी यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। नेक्स्ट आगे इसी में बढ़ते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या एक पूर्ण घन है। तो ये आपके लिए ऑप्शन दिए हैं इसने यहाँ पे। अब देखिए इसने पूछा है निम्न दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन वो होता है जो किसी संख्या का होल क्यूब हो, है ना। तो देखो 9261 जो होता है वो हमारा 21 का क्यूब होता है, 8020 का क्यूब होता है, ये किसी का क्यूब नहीं होता, ये किसी का भी क्यूब नहीं होता। तो यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो यहाँ तो 2 संख्याएं पूर्ण घन है। तो ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था तो स्टूडेंट ने, ये क्वेश्चन गलत है ना कि पूर्ण घन है 2 है ना, यहाँ पे 2 ऑप्शन में से कौन सा लगाएं। तो आप कोई भी लगाए, ये आपका ये क्वेश्चन जो है हट गया था। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखिए नोट करके, जब ये आंसर की आई थी तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन एंड आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। मतलब इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया था, सारे स्टूडेंट को आंसर इसका दिया गया था। तो यहाँ पे हम समझ गए होंगे क्योंकि हमारे 2 आंसर आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ इग्नोर कर दिया। सबको इसका आंसर मिलेगा, चाहे आप आंसर लगा के आते हैं या नहीं लगा के आते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपको पहचान होनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन गलत है, तो हम टाइम ख़राब ना करें, आगे बढ़ जाएँ, फटाफट से कोई आंसर देना है तो दे दें, नहीं देना है तो मत दें। ठीक है, वैसे दे देना चाहिए आंसर जो आपकी तरफ से बेस्ट हो रहा हो सकता है एग्जामिनर गलत ना करे तो बेस्ट आंसर एक दिया करो। वैसे क्वेश्चन गलत है तो 100% सबको इसका आंसर मिलता है। ठीक है, आप इसमें निश्चिंत रहें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए हुए हैं और एंगल ACB का मान आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत पैटर्न पे बन रहे हैं, ठीक है, इस बात को समझना है। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, सूचना पहली दी हुई है कि एक सर्कल है और इस सर्कल में ऐसे करके 2 एंगल दे दिए गए हैं। ये एंगल X है और ये वाला एंगल C है, ये D है, नहीं ये एंगल X है, ये आपका A है, ये B है। अब आपको X का मान ज्ञात करना है। एंगल ACB यही तो हो गया, ACB एंगल ACB X ही तो हो गया ये वाला, तो ये हमें को निकालना है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट में सिर्फ इतना दिया हुआ है। स्टेटमेंट सेकंड में दिया हुआ है कि एंगल D का जो वैल्यू है एंगल D का वो 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है, ये हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको जो आंसर देना है, देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो हमें आंसर नहीं देना है इस क्वेश्चन का निकाल के, सिर्फ ये बताना है कि हाँ हम इन 2 बातों का प्रयोग करके इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। जैसे यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इतना डेटा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देना नहीं है आंसर क्या आएगा, ये बताना है दे देंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना बताना होता है, आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम देखें तो यहाँ पे जो x है ना, यहाँ पे हमारा ये है ना ये चीज़, तो ये इससे सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल समान होते हैं, है ना। एकांतर कोण में एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। तो ये एक ही वृत्तखंड हो गया और एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। एक ही परिधि पर, ऐसे कह सकते हैं, एक ही परिधि पर बने कोण समान होते हैं। तो एक ही परिधि पर ये दोनों कोण बने हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों कोण की वैल्यू कैसी होगी, समान होगी। लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू तो नहीं दे रखी है ना, है ना। यही तो पता चल गया कि इस कोण की और इस कोण की वैल्यू समान होगी, लेकिन वैल्यू नहीं पता कितनी होगी। तो ये चीज़ हमें पता चली किससे, एंगल्स इससे। तो ये जब हमने 60 यहाँ लगाया तो हमने पता कर लिया कि इस कोण का भी मान 60 होगा।
तो अब आंसर 60 नहीं देना आपको, लेकिन ये जरूर बताना है कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर देने में कौन कौन से स्टेटमेंट का यूज किया। तो इसका भी यूज हुआ, ये नहीं होगा तो चित्र नहीं होगा, चित्र नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, और ये नहीं होगा तब तक कोई वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी तब तक फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हम दोनों स्टेटमेंट का प्रयोग करके ही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कि 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं, है ना। तो दोनों का प्रयोग करके ही हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में हो कि दोनों से अलग अलग आंसर आ रहे हों, उससे भी आंसर आ रहा हो, इससे भी आंसर आ रहा हो, तो लगता है कि या तो फर्स्ट या सेकंड कोई सा भी दे दो, हम इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। दोनों का यूज़ करके भी आंसर नहीं आ रहे हो तो दोनों पर्याप्त नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो ये अलग अलग प्रकार के ऑप्शन आपके होते हैं, आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे बात को, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर कैसे मिले। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो पहले हमें सब कुछ पता होना चाहिए, टाइम नहीं लगता है इसको निकालने में, लेकिन पता हो तो वैसी दिक्कत होती है, ठीक है। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो आपको ही पता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और साइन ए माइनस साइन बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा। कोई एलसीएम में दोनों चीज़ आ जाएगी। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो बताओ साइन ए माइनस साइन बी का गुणा साइन ए प्लस साइन बी में होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी वाला। तो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ तक पहली बात बताओ, अगर समझ में आ गई सबको बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की प्लस की वैल्यू 1 होती है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा माइनस के साइन स्क्वायर बी और माइनस के कॉस स्क्वायर बी, माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ अंदर बचा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, और हमें पता है कि इसका भी मान क्या होता है, ये हमने सेम ऐसे ही लिख दिया। हमें पता है कि इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, और 0 में जब किसी से भी भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सिर्फ हमको समझना है ओनली, ठीक है, शुरू में ही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत सरल सा ही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये, बस थोड़े सरल हैं, इजी हैं, तो आप घबराएं नहीं, सब लोग कोशिश करें इसको करने की। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा गया, 4 को क्रमशः 1/6 एक केक था और उस केक का हिस्सा सबको दिया गया। इस वाले दोस्त को 1/8 मिला पहले को, इसको इसका 1/6 मिला, इसको 5/12 मिला, और इसको जो है वो 1/12 मिला, इतना सबको मिला, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सब जो ये 8, 6, 12 और 12 है ना, इन सब का एक कटने वाली, कोई इनसे डिवाइड होने वाली एक नंबर मान लेंगे ऊपर। तो हमने मान लिया इन सबसे कटने वाली कोई संख्या कितनी है, 24 है। 5 में दोस्त का हमको निकालना है कौन सा हिस्सा मिला। तो 8 से जब 24 में डिवाइड देंगे तो 3 बचा, 3 आया, है ना। 6 से जब 24 में डिवाइड देंगे तो 4 आया, और जब 12 से डिवाइड देंगे 2 और 2 पंजे 10 आए। इस वाले दोस्त को 10 हिस्सा मिला होगा। 24 का 1/12 निकालने तो 12 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन्हीं दोस्तों को 4 और 3 7 और 17, तो 19 हिस्सा इन्हीं को मिल गया। तो जब 19 इसी को मिल गया तो 5वें वाले को 24 माइनस 19 कितना मिला होगा, 5। और ये 5 कितने का मिला, टोटल 24 का। अरे 5 24 का ही तो मिला है ना, तो 5/24 हमारा आंसर आ जाएगा। 24 में से ही तो 5 हिस्सा मिला है ना, तो कैसे बताते हैं कि 5 हिस्सा मिला कितने में से, 24 में से। यहीं परसेंट पूछा होता तो × 100, है ना। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पेपर सॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे कोई क्लास नहीं कराई जा रही है, ठीक है, मतलब उस
टॉपिक बाई टॉपिक नहीं हो रहा है यहाँ। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट पहले से पढ़ चुके हैं वो सिर्फ मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियाँ, देखो एक है 152.5 मीटर लंबी और एक है 157.5 मीटर लंबी। दो गाड़ियां हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है। ये 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति किलोमीटर प्रति घंटे कितनी होगी। तो देखो हमें पता है इसकी स्पीड S1 माने और इसकी स्पीड S2 माने, तो हमें पता है कि दोनों गाड़ियों की स्पीड जुड़ जाती है जब कोई विपरीत दिशा में चलता है तो, ठीक है। और दोनों ट्रेन की लंबाइयाँ प्लस हो जाती हैं अगर कोई दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं तो, है ना। और इतना काम कितनी देर में किया है इन्होंने, 9.3 सेकंड में। ये मीटर है, ये सेकंड है। अगर आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए तो यहीं 5/18 का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसका तो आंसर पूछा ही गया है, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। यहाँ 5/18 रहने दो, इसको जोड़ो, कितने हो गई 150, 310, 310 अपॉन 9.3, पॉइंट हटाओ ऊपर 0 बढ़ाओ, ठीक है। और डिवाइड दे दो इसको, 3 से डिवाइड दो यहाँ पे तो हो जाएगा 31, 3 से डिवाइड दो यहाँ पे 6, 31 से ये 100 और 5 से ये 20 और 20 इंटू 6 कितने हो गए 120। तो S1 प्लस S2 की जो स्पीड आई वो आई 120 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसने संयोजित गति ही पूछी है। संयोजित गति होती है दोनों का जोड़ कितना होगा, ठीक है। मतलब दोनों ने एक दूसरे को पार कितने समय में किया, मतलब कितने की स्पीड से किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक ये त्रिकोणमिति का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आया है। cos स्क्वायर फाई प्लस 1 अपॉन कोशेक स्क्वायर फाई। ये क्वेश्चन पता है क्यों आते हैं आपके पेपर में इतने आसान, कि आपको सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आपको त्रिकोणमिति का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी गई, ट्रिगो का थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमें पता है कि cos स्क्वायर फाई ऐसी रहने दो प्लस 1 अपॉन कोशेक होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा 1 अपॉन कोशेक का मान, ठीक है। ये आपको पता है। हमें पता है कि cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये 1 होगी, ये पूरी वैल्यू जब 1 होगी तो 1 + 17 = x, तो x की वैल्यू हो गई 18। और जब x का मान 18 हो गया तो x स्क्वायर का मान हो गया 324। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 324, ठीक है। समझ गए। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, देखिए जो स्टूडेंट एक बार में ना समझ पाए दोबारा वीडियो को देख लें और आप लोग समझने की पूरी कोशिश करिए। सरल सरल से क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है दो इनलेट पाइप A और B हैं, दो भरने वाले पाइप A और B हैं और 22 और 23 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया परंतु टंकी भरने से 3 घंटे पहले A को बंद कर दिया गया था। तो दोनों का LCM कितना हो गया 66, 22 दिया 66, 33 दूनी 66। अब ये कह रहा है दोनों को एक साथ मतलब जो है खोला गया, लेकिन टंकी भरने के 3 घंटे पहले A को बंद कर दिया गया था। इस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से समझना आप, ठीक है। जैसे A को भी खोला गया यहाँ पे और B को भी खोला गया, दोनों भरते रहे। तो जितने समय में भी भरा ये टैंक, उसमें B ने तो पूरा काम किया, लेकिन A ने 3 घंटे पहले ही इसमें काम करना बंद कर दिया था। A को 3 घंटे पहले ही, मतलब A जो है, मतलब B जो है वो पूरा समय तक काम किया है, लेकिन जो A है वो पूरे समय से 3 घंटे कम समय तक काम किया है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ इस 66 यूनिट के वर्क को करने में A के 3 घंटे नहीं लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, A का 3 घंटे का कार्य निकालते हैं। कितना हो गया, 3 × 3 = 9।
अब ये 9 यूनिट इसमें ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ए ने 3 घंटे कार्य नहीं किया ना, अंतिम के 3 घंटे, वो अब इसका मतलब है ए का काम उसने अलग से जुड़वा लिया। अब ये जो 75 यूनिट वर्क हो गया ना, वो सबका हो गया टोटल। तो यहाँ से अब हमारा जो आंसर आएगा कि ए प्लस बी का जो कुल समय लगा इस टैंक को भरने में, वो 75 प्लस 3 और 2 5 से डिवाइड दे दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि 15 घंटे लगे। ठीक है, तो 15 घंटे में ये जो है वर्क पूरा हो गया। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप सब लोग इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह का। ये कह रहा है अचित्य 25,000 रुपये निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। बहुत बढ़िया, चाय की दुकान खोलो, क्योंकि चाय वाले बनोगे तभी प्रधानमंत्री बनोगे, है ना। क्योंकि देखिए ये कह रहा है 25,000 रुपये की धनराशि लगाकर एक लड़का है जी, ये जो चाय की दुकान खोलता है, वह इस राशि का 30% तो दुकान की फर्निशिंग पर खर्च कर देता है और 20% दुकान की अन्य सामग्री खरीदने में खर्च कर देता है। इसका 30% तो उसने खर्च कर दिया, है ना, और इसी का ही 20% उसने और खर्च कर दिया। तो कुल मिला के देखा जाए तो उसने कितना वैल्यू खर्च कर दिया, 50% खर्च कर दिया। तो 50% खर्च कर दिया, तो फिर बचाए भी कितने, 50%। तो कह रहा अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो ठीक है 25,000 का 50% बचे, तो 25,000 का 50% होता है 25 पंजे 125, 12,500 रुपये बचे उसके पास। अरे आधे खर्च हो गए, आधे बचे, तो 25,000 के आधे कितने होते हैं, 12,500 होते हैं। यहीं पे एक बात समझने की है कि अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि शेष का 20% खर्च किया, तो शेष के 20% के लिए ऐसा नहीं करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो जो बचा हुआ रुपया पहले हम माइनस करते हैं कितने को, 25,000 का 30%, फिर जो बचा हुआ रुपया होता है ना, जो रुपया बचा हुआ होता है 25,000 का 30% खर्च करने के बाद उसका 20% माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो ध्यान से पढ़ के आंसर देना। ये बहुत आसान सा ही क्वेश्चन था। 30% और 20% खर्च कर दिया, 50% बचा, तो 25,000 का 50% 12,500 रुपये होता है, उतना रुपया हमारे बचा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर, एक व्यक्ति ने एक पेन 144 रुपये में बेचा। ठीक है, हो जान दो, बेच जान दो। बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हुई। कहने का मतलब ये है 144 में जब बेचा तो 1/7 की हानि हुई, मतलब 7 रुपये की चीज़ थी तो उसकी 6 में बिकी। ठीक है ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 6 बराबर 144 है, तो 1 बराबर 24, तो 24 सत्ते 168, 168 रुपये का वो पेन होगा ज़रूर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बताइए यदि इसको 189 में बेचा जाए तो कितने % का प्रॉफिट होगा। तो 189 में बेच दोगे तो भैया प्रॉफिट कितना होगा ये बताओ सबसे पहले। तो प्रॉफिट होगा उसको 21 रुपये का, तो 21 का प्रॉफिट होगा 168 पर इंटू 100। ठीक है, 21 से जो 8 बार और यहाँ से डिवाइड दे दो तो 12.5% का लाभ आपका निकल के आएगा। एनी डाउट, बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 144 रुपये का कोई सामान बिका और 1/7 की हानि हो गई, इसका मतलब 7 की चीज़ थी तो 1 की हानि हो गई, 6 में बिकी होगी। जब 6 144 के बराबर है तो 1 24 के बराबर, और 1 24 के बराबर तो 24 सत्ते 168 के बराबर। अब यहाँ से हमें पता चला कि जो सेलिंग प्राइस अगर वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस इसका 168 आ गया। अब 168 की चीज़ 189 में बिक रही है तो कितना प्रॉफिट दे रही है, 21 कितने पर 168 पे इंटू 100, मतलब 12.5% का इस व्यक्ति को लाभ हो रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है 9/16, 13/24 सही है। दूसरा ऑप्शन है 9/16 बराबर 13/24 सही है। तीसरा ऑप्शन है 9/16 छोटा है 13/24 से, या 9/16 छोटा या बराबर है 13/24 से। इसमें कह रहा है कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो कुल मिला के हैं तो 9/16
और 13/24 ही, ठीक है ना। तो ये बराबर तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, है ना। अब देखते हैं छोटा है कौन सा बड़ा है। तो देखो दो भिन्नों का कभी भी कंपैरिजन करना हो, छोटा बड़ा निकालना हो, तो बस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 निम्न 216, ठीक है, और 16 गुणा 13, 13 छिंग 78, 13 एकन 13, 13 और 7 20, 208। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इसका मतलब है ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 9/16 13/24 से कैसा है, बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो वैल्यू आए बड़ी वो बड़ी भिन्न होती है, और जो छोटी आए वो छोटी भिन्न। जैसे 2/5 और 1/3 का पता लगाओ कौन बड़ा कौन छोटा। तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 5 एकन 5। इसका मतलब यहाँ पे देखो 6 बड़ा आ रहा है, तो ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न छोटी है, ठीक है। तो ऐसे करके हम पहला ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत सरल से क्वेश्चन आ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए अगला, पेपर भी तो सरल है ग्रुप डी का, लेवल देखो कितना छोटा है ग्रुप डी, बोलने में भी लगता है ग्रुप डी है। देखिए यहाँ कैलेंडर से क्वेश्चन आया है, बताइए मार्च 2005 में शुक्रवार कौन कौन सी तारीख को पड़ेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करोगे, मार्च 2005 में शुक्रवार कौन सी तारीख को पड़ेगा, कौन कौन सी तारीख को पड़ेगा। तो आप सबसे पहले निकाल लिया करो कि 1 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 1 मार्च का दिन निकालने के लिए मैंने कैलेंडर में ट्रिक बताई है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाके कैलेंडर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं, रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में कैलेंडर का होगा, ठीक है। तो 1 में 7 से भाग दो, 1 बचा। मार्च का जो कोड होता है वो होता है 4, ठीक है। इसमें 7 से भाग दो, 5 बचे, और 4 से भाग दो, इसमें 1 बचा नहीं, एक बार गया भाग तो 1 आएगा। तो 5 6 7, 7 कट गए 7 से, 4 में से 1 गया 3, और 3 जो आता है वो आता है मंगलवार। अब हमें पूछा है इसने शुक्रवार कब पड़ेंगे, तो 1 मार्च का दिन पता चल गया कि मंगलवार आएगा। तो 2 मार्च को कौन सा आएगा, बुध आएगा। 3 मार्च को कौन सा आएगा, बृहस्पति आएगा। और 4 मार्च को कौन सा आएगा, शुक्रवार आएगा। तो पहला जो शुक्रवार पड़ेगा मार्च 2005 में वो पड़ेगा 4 मार्च को। बात समझने की कोशिश करो, अरे समझे नहीं आप। 1 मार्च को तो दिन मंगल है, 1 मार्च को तो दिन जो है वो मंगल पड़ रहा है। तो पहला शुक्र कब पड़ेगा मार्च के महीने में, जब 1 मार्च को अगर मंगल पड़े तो 3 दिन के बाद ही तो शुक्र आता है। तो 4 मार्च को इसका मतलब है शुक्रवार पड़ेगा। अब अगला शुक्र कब आएगा, तो 4 में 7 ऐड कर दो, 7 और 4 11 को आएगा। फिर अगला कब आएगा, तो 7 फिर ऐड कर दो 18 को। फिर अगला कब आएगा, तो 7 फिर ऐड कर दो 25 को। फिर अगला 7 ऐड होंगे नहीं, क्योंकि 25 और 7 32 हो जाते हैं, और दिन 31 ही होते हैं मार्च के महीने में। तो कौन सा आंसर आना चाहिए, 4 11 18 25। तो 4 11 18 25 ये वाला 4 11 18 25 वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ जिसको समझ में नहीं आई हो वो भाई एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, वो कैलेंडर की वीडियो जाके देख लें, उसमें मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी डेट का दिन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से आपका। देखिए रोहन और रोहित एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि रोहन अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लो 30, 10 से 3 बार, 15 से 2 बार। अब ये कह रहा है बताओ रोहित अकेला वो काम करे तो कितने दिन में कर देगा। तो देखो रोहन प्लस रोहित की यूनिट है 3 यूनिट, और जिसमें रोहन की है 2 यूनिट पर डे करने की, तो रोहित की कितनी हो गई, तो यहाँ से निकालो तो रोहित की हो गई 1 यूनिट पर डे करने की। तो बताओ 30 यूनिट का काम रोहित कितने दिन में कर देगा, तो 30 दिन लगाएगा ये काम को पूरा करने में, ठीक है। ये होती है इनकी 1 दिन की इफिशियंसी, ये होता है इसका कुल कार्य। तो जब कुल कार्य 30 यूनिट का है, जिसमें 1 यूनिट पर डे ही बस रोहित कर रहा है, तो 30 दिन इसका मतलब है पूरे पूरे वो ले लेगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया है आपका, आपसे पूछ रहा है कि इन संख्याएं जो दे रखी हैं इनका मासा बताइए। तो देखो 2/3, 8/9, 10/27
और 32/81 का SCF पूछा है, और हमें पता है कि SCF निकालते हैं अंशों का SCF बट्टे हरों का LCM। SCF निकालते हैं तो जो न्यूमेरेटर होते हैं उनका SCF लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका LCM लेते हैं। और अगर हम LCM निकाल रहे हैं तो न्यूमेरेटर का LCM लेते हैं सबका, और नीचे का SCF लेते हैं। तो यहाँ क्या निकालना है, हम SCF। तो SCF निकालते हैं तो अंशों का SCF लेते हैं, और जो हर होते हैं हरों का LCM लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए ज़रा, अंशों का SCF होता है एक ऐसी संख्या जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो 2, 8, 10 और 32 को कौन डिवाइड कर देगा, तो 2 ही कर देगा। याद रखिए SCF कभी छोटी संख्या से बड़ा नहीं आता है, और LCM कभी बड़ी संख्या से छोटा नहीं आता है। ये एक बातें कभी किताबों में लिखी हुई नहीं होती हैं, ये कहीं टीचर के थ्रू ही हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसी के थ्रू ही पता चल पाता है। तो 2, 8, 10 और 32 का SCF हो जाएगा 2, और 3, 9, 27 और 81 से कटने वाली कोई संख्या 81 ही हो गई, क्योंकि 81 27 थी, 81 9 में 81 और 3 से भी कट रही है, और 81 से भी कट रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2/81। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा, जो कि आपका दिया हुआ है। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें टिक खुद लगे हुए हैं, जिससे कि आपको ये शक ना हो कि मेरे कोई क्वेश्चन का आंसर गलत आया, या मान लो मुझसे ही कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट कोई वगैरह, तो यहाँ पे कोई सामने मेरे बैठा हुआ नहीं है, कैमरे के सामने ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत संख्या इधर उधर लिख देते हैं तो गलती हो जाती है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो ये होना स्वाभाविक है, कभी कभी ऐसी गलतियाँ छोटी मोटी हो जाती हैं। तो उस केस में मैंने यहाँ पे टिक पहले से लगा दी है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत आए तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर इनके लगा दिए। यहाँ पे आंसर लगे हुए आ रहे हैं। इसमें आंसर की है ये किसी की स्टूडेंट की, वो आपको यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, तो इसलिए आंसर इसमें लगे हुए हैं। नेक्स्ट अगला देखिए आगे। अगला क्वेश्चन आया है, यदि x 44, 61 कोई संख्या 11 से ये विभाजित है तो बताइए यहाँ x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। सब लोग ट्राई करें, बहुत सरल क्वेश्चन है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर लेंगे। फटाफट से कोशिश करें सभी लोग। ठीक है, तो देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि विषम स्थानों के अंकों और सम स्थानों के अंकों का योगफल 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो इनका कितना हो गया, 4 और 6 10, क्योंकि विषम स्थान पे तो 2 ही डिजिट आ रहे हैं, एक 2 नंबर पे और एक 4 नंबर पे। और जो विषम स्थानों के अंकों का योग है वो x + 4 और एक 5 है, मतलब 5 + x है, एक नंबर यहाँ पे छूटा हुआ है x। अब हमें पता है कि हमें दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस 1 करना है, तो सॉरी 0 करना है। तो जब डिफरेंस 0 आए इसका मतलब ये है कि जितना हमारा बड़ा नंबर है उसमें से उतना ही घटे, तभी तो कोई चीज़ 0 आती है। अब ये 10 है तो 10 में से 10 ही घटता है तभी तो 0 आता है। इसका मतलब है x को कितना होना पड़ेगा तब ये वैल्यू पूरी 10 हो पाए, तो 5 होना पड़ेगा, तभी तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, और 10 में से 10 माइनस होंगे 0 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सरल सा क्वेश्चन आपके सामने था ये, जो आपने कर लिया होगा सभी लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ये 28% है ABC, LMN जो है वो हमारा 30% है, और DEF जो है वो हमारा 5% है, PQR जो है वो हमारा 25% है, और 12% है XYZ, ठीक है। ये इतनी वैल्यू हमको जो है वो दे रखी है। अब यहाँ पूछा है कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। टोटल वैल्यू है 12,40,000,
टोटल 12,40,000। देखो पाई चार्ट किस्त के रूप में दे रखा है, ये ऊपर सब लिखा हुआ है। दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी दी हुई है। यदि कुल संख्या मोबाइल फ़ोनों की 12,40,000 है तो नीचे दिए गए क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो पूछा है कंपनी LMN के द्वारा कितने फ़ोन निर्मित किए गए। LMN 30% ही तो निर्मित किया गया, तो 12,40,000 का आपको बस 30% निकालना है। 30% ऐसे ही निकलेगा, 0 0 0 0 124 दिया 372 और 3 जीरो इसके साथ लग जाएंगे, तो 3,72,000 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा आंसर है, चौथा ऑप्शन है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है, इसमें नहीं है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, 3,72,000। नेक्स्ट देखिए अगला, एक ही क्वेश्चन आया है, सरल सा पाई चार्ट था ये, बहुत आसान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 1,60,000 रुपये की धनराशि पर 1,60,000 रुपया की धनराशि है ना, उस पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक के तौर पे की जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 10% का जो फ्रैक्शन है होता है, 10% की रेट को पहले तो वार्षिक वाले को अर्धवार्षिक बना लेते हैं, जो कि हो जाती है 5%, और 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। बात समझ में आई? मतलब वार्षिक दर जब 10% है तो अर्धवार्षिक दर 5% होगी, क्योंकि वर्ष की आधी होती है अर्धवार्षिक दर। तो यहाँ पे हमें पता चला कि इसका 1/20 कितना होगा, 0 से 0 2 से भाग दे दो 8,000, ये आ गई 6 महीने की। ये जैसे हम 5% का फ्रैक्शन लगा रहे हैं, तो ये जो एक बार में आंसर आएगा वो हमारा 6 महीने का आएगा। फिर हम जब दूसरे साल वाला प्रोसेस करेंगे तो आंसर फिर हमारा 6 महीने और बढ़ जाएगा, 1 साल का हो जाएगा। मतलब 6 महीने करके आंसर आएगा। जिन स्टूडेंट ने CI की क्लास नहीं ली है वो CI की क्लास ले सकते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। तो इसका 1/20 जो है वो होता है 8,000, फिर इसका 1/20 जो होता है वो होता है हमारा 400, फिर इसका 1/20 8,000। ठीक है, या फिर आप एक नंबर याद रख सकें तो नंबर भी मैं आपको नोट करा सकता हूँ। नंबर है 4641, 4641। मतलब जब कहीं भी 4 वर्ष का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से कर लेते हैं। आप कहोगे सर 4 वर्ष का कहाँ है, ये तो क्वेश्चन 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष का नहीं, जैसे 2 वर्ष में वार्षिक दर हो तो 2 वर्ष का क्वेश्चन माना जाएगा, और अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की दर काउंट हो रही हो तो 6 महीने 2 वर्ष में 4 बार आएंगे। तो इसका मतलब है वो 4 स्टेप समझ लो कि 4 स्टेप, कभी भी 4 बार चक्रवृद्धि ब्याज लग जाती है। इसका मतलब है हमारा जो कोड होता है वो होता है 4641। मतलब सबसे पहले हम इसका 1/20 निकालें तो आएगा 8,000। अब 8,000 में 4 का इंटू कर दो, हो जाएगा 32,000 पहले, क्योंकि 4 आ रहा है इसमें इसलिए 4 का इंटू किया यहाँ पे। फिर इसका 1/20 निकालेंगे तो हो जाएगा 400, 400 में 6 का इंटू कर दो, हो जाएंगे 2400। फिर इसका 1/20 निकालेंगे, हो जाएगा 20, 20 में 4 का इंटू कर दो, हो जाएंगे 80, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है नेक्स्ट अगला इसलिए। अब आ रहा है 1, तो इसका जब 1/20 फिर से निकालेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 में 1 का इंटू हो जाएगा 1। ठीक है, तो इन सब का जो सम होगा वही हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि पीछे लास्ट में सबके 1 ही आएगा, तो 1 एक ही ऑप्शन में है जो कि बैठ रहा है 34,481। तो यही वाला आंसर हम लगा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए वो एक बार जो है वो CI की क्लास देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, देखिए द SCF ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज, ये कह रहा है 2 कोप्राइम नंबर हैं। अगर कोप्राइम नंबर, तो देखो पहले नंबर तो ये समझते हैं कि कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो देखो कोप्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ ओनली दोनों ही 1 से डिवाइड हो सकते हैं और कोई नेचुरल नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे मैं कहूँ आपसे 8 और 15, अब 8 और 15, देखो 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 जो है वो 15 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 8 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड कौन कर सकता है? तो इन दोनों को सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है। तो इन दोनों का जो SCF हो गया वो क्या हो गया? 1।
तो याद रखिएगा, दो कोप्राइम नंबर का जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो द HCF ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और LCM क्या होता है इनका, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है हमेशा। LCM कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है। LCM हमेशा दो कोप्राइम नंबर का गुणनफल ही होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब लोग देखें एक बार स्क्रीन पे और कोशिश करें क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। देखिए, A, B और C एक टैंक से 3 नल जुड़े हुए हैं। ठीक है, A और B मिलकर उस टैंक को भर सकते हैं 6 घंटे में, 6 घंटे में उस टैंक को भर सकते हैं। जबकि B और C मिलकर उस टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। B और C मिलकर उसे 10 घंटे में भर सकते हैं। जबकि A और C मिलकर उस टैंक को 7.5 मतलब 15/2 घंटे में भर सकते हैं। तो ये कह रहा है बताओ A अकेला अगर टैंक को भरे तो कितने समय में उसको भर देगा। तो सबसे पहले हम इनका LCM ले लेते हैं। LCM इनका आएगा 6, 10 और 15 का LCM 60। जब 6 से डिवाइड दोगे 60 में तो हो जाएंगे 10, और 10 से डिवाइड दोगे तो हो जाएंगे 6, और 15/2 से डिवाइड दोगे तो 15 से 4 बार और 2 चौके 8। अरे 60 में 15/2 से डिवाइड देंगे तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8। तो ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने A की वैल्यू निकालनी है। तो जब इन तीनों इक्वेशन को जोड़ें तो A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C। ये आप सबको पता होगा इसमें थोड़ा बहुत, इसलिए मैं थोड़ा सा ना एक स्पीड से आपको चल रहा हूँ। अगर आप यही क्लास मेरी क्लास में पढ़ रहे होते, क्लास में का मतलब ये है कि जब मैं नल और टंकी वाला चैप्टर ही करा रहा होता तो उस टाइम पे मैं आपको बढ़िया से एक एक पॉइंट को समझाता। लेकिन यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इसमें आता है। तो यहाँ A + B + C 2 से डिवाइड दे दो, हो जाएगा 12। तो जब A + B + C की वैल्यू 12 हो गई और हमें A का मान पूछा है, तो A का मान निकालने के लिए B + C की वैल्यू उठाओ, कहाँ है, 6। इस 6 को यहाँ पे रख के माइनस कर दो तो A का मान आ जाएगा 12 - 6 = 6। तो 60 यूनिट का मान 60 में 6 से भाग देंगे तो इसका मतलब है ये 10 घंटे में इस टैंक को भर देगा अकेला, अगर इसको मिल जाए वो टैंक भरने के लिए तो। ठीक है, बताओ समझ में आया सभी को। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से, सरल सा क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा एक थ्योरम इसमें लग रही है। ये कह रहा है एक सर्कल है और उस सर्कल, ये देखिए ये एक टेंजेंट है स्पर्श रेखा, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D और इधर है E। आपसे पूछा है कि बताइए AB और EC समांतर है। ये जो रेखा है और ये जो है वो पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं ये। अगर तो आपसे पूछा है कि एंगल BCD 72 है। BCD कहाँ है भाई, BCD ये वाला एंगल अगर 72 है तो आपसे ये पूछा गया है कि बताइए एंगल BAC का मान क्या होगा। BAC ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस वाले एंगल का मान आपको बताना है। बोलिए सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आप फिर दोबारा समझा देता हूँ। ये एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, ये एंगल 72 दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि बताइए इस वाले एंगल का मान क्या होगा। बताइए, जो स्टूडेंट कर सकते हैं आंसर दीजिए एक बार। बोलिए। देखिए एक थ्योरम होती है कि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। जैसे कोई ना जीवा हो, एक जीवा, अगर एक जीवा पे एक स्पर्श रेखा टच करती हुई गई तो ये जो एंगल बना इधर वाला,
ये इसके इधर वाले जो परिधि पर जितने भी एंगल बनेंगे ये एकांतर वृत्तखंड माना जाता है। ये एक वृत्तखंड और ये दूसरा वृत्तखंड। तो ये जो एंगल जितने भी इधर के साइड के बनेंगे ये सारे एंगल इस एंगल के कैसे होंगे, समान होंगे। बात समझ में आ रही है? फिर से समझना एक बार। अगर कोई एकांतर वृत्तखंड में कोण बना है, जैसे ये वाला एंगल है तो इसके इधर की साइड में, जैसे यहाँ पे मैं अगर स्पर्श रेखा खींच दूँ तो ये वाला जो एंगल है ना वो इसके इधर वाले सारे एंगल के बराबर बैठेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि ये जो एक जीवा है इस पर एक स्पर्श रेखा हमने यहाँ खींची तो इसके जो इधर ये एंगल बना है इस जीवा के उधर की साइड में जितने भी परिधि पे एंगल बनेंगे ये सारे एंगल इस एंगल के कैसे होंगे, पैरेलल, मतलब समान होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से एक थ्योरम आती है कि एकांतर वृत्तखंड में बना कोण समान होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए। तो एकांतर वृत्तखंड में बना कोण समान होता है। यहाँ से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 720 रुपीज़ वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी डी एंड ई। 720 रुपये की धनराशि ए बी सी डी और ई में जो है बांटी गई। ए बी सी डी और ई में बांटी गई, ठीक है। द सम रिसीव्ड बाई देम बाज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है हिंदी में समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी होती है कि जब नंबर के बीच में डिफरेंस कैसा हो, समान हो। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब सभी नंबरों के बीच में डिफरेंस अगर समान हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि इस प्रकार से ई रिसीव्ड 20 रुपीज़ मोर देन ए, ई को ए से 40 रुपये की धनराशि अगर ज़्यादा मिलती है ना। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला, टफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए हाउ मच डिड बी रिसीव्ड, मतलब बी को कितने रुपए की धनराशि मिलेगी। देखिए हमें पता है 720 रुपये की धनराशि 5 लोगों में बांटी गई है। तो 720 रुपये जब 5 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा प्रत्येक पे, तो यहाँ से डिवाइड दे लो, 144 रुपये आएगा प्रत्येक पे, ठीक है। ये एवरेज आया इसका, क्या आया ये एवरेज। और हमें पता है अगर नंबर समांतर श्रेणी में हो तो अगर उनका एवरेज निकाल लिया जाए तो एवरेज हमेशा बीच की संख्या को ही बताता है। तो ये 144 ही इसका मान आ गया इस वाले का, ठीक है। अब बात को समझने की कोशिश करना। इस वाले व्यक्ति को इस वाले व्यक्ति से 40 रुपये ज़्यादा मिला है, इसका मतलब है इन सब के बीच में डिफरेंस भी समान है। तो ये बताओ कि ये वाला डिफरेंस अगर x है तो ये वाला भी डिफरेंस x है, ये वाला भी डिफरेंस x है और ये वाला भी डिफरेंस x है। तो x x x x 4x बराबर 40 है तो x की वैल्यू 10 आएगी। मतलब समझो मेरी बात को, ये सब के बीच में डिफरेंस समान है अगर, तो यहाँ 4 ही पार्ट तो हुए और 4 पार्ट का योगफल 40 है तो एक पार्ट का 10-10 बैठेगा। मतलब ये सब की वैल्यू कितनी आएगी, 10-10 आएगी। तो बताओ जब इसको 144 मिले तो इसको कितने मिलने चाहिए, 134 मिलने चाहिए। तो बी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 134। फिर से समझो, हमने सबसे पहले 720 रुपये 5 लोगों में बांटने हैं तो सबका निकाल लिया एवरेज। अब एवरेज निकालते हैं तो जब अगर नंबर समांतर श्रेणी में होते हैं तो एवरेज हमेशा बीच वाली इन 5 में जो बीच का जो व्यक्ति है उसी का नंबर होता है वो, अगर नंबर समांतर श्रेणी में हो तो अगर 144 इसका मान है और बीच में 4 पार्ट हैं सब बराबर बराबर, तो और 4 पार्ट का योगफल 40 है तो एक पार्ट का 10 बैठा, मतलब 10-10 का डिफरेंस था सब में, है ना। तो 144 से ये कम कैसा है फिर 134 है। बताओ समझ में आ गया सबको, ठीक है। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे पेपर में आए हुए थे। ये इस सेट का ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, मतलब पेपर था लास्ट ईयर का, मतलब जो 2018 में हुआ था। उसके बाद इसी तरीके से हम यूपीएसआई और ग्रुप डी के जो है टेस्ट आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी की जो पेपर कराने की डेट है वो आ गई है। जो है आप लोग जिन लोगों का 7th फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो रह गया है वो आप लोग तैयारी में अच्छे से लग जाइए। अभी एक नोटिस चल रहा है जो है उसमें जो है लिखा हुआ है कि जून में जो है आपका लास्ट वीक में एग्ज़ाम है, 28 जून से लेकर 31 जून तक, मतलब 30 जून तक। तो ये आप लोग सब लोग पेपर दे लीजिए और इसी तरीके से जुलाई में आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग एक
करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप। मैं यहाँ पे रोज़ाना आपको, रोज़ाना नहीं मतलब जब जब मुझे टाइम मिला करेगा तो मैं आपको जो है यहाँ पे एक एक सेट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए वो आपको यहाँ पे करा दिया करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए कि कौन से चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी तरीके से आप अपनी मेहनत करिए। जहाँ से क्वेश्चन आपका छूट रहा है या नहीं बन पा रहा है उस चैप्टर में आप अपनी पकड़ को मजबूत करिए। जिन लोगों ने ग्रुप डी में फॉर्म डाला है बहुत अच्छा मौका है, इस बार भर्ती बहुत ज़्यादा है और आगे वाले समय में कब आएगी ग्रुप डी की भर्ती ये कोई पता नहीं है। तो अच्छे से आप मेहनत करते रहिए, मन लगा के अपनी पढ़ाई करते रहिए और इसी तरीके से हम जो है चलते रहेंगे, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।